बहुत अच्छा टॉपिक है। हम खुद भी सोच रहे थे कि जो है राम राम जी के ऊपर बात करें। हाँ हाँ। तो चलिए बिल्कुल। शुरू हो जाइए, बताइए कैसा लग रहा नहीं है तो आपको। हाँ, पूछिए तो बताएंगे। नहीं, ये जो हुआ है, राम लला बैठे हैं अयोध्या में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरा वो 11 दिन का व्रत रख के और मंदिर तमिलनाडु में जाके और फिर पूरा रिचुअली उसको किया है। और फिर उसके बाद जो भाषण दिया है, जो भी ये सब हुआ ही है ना पिछले एक हफ्ते में। हम्म। तो बताइए इस पे क्या लग रहा है आपको। देखिए, लोगों में तो बहुत गजब का उत्साह दिख रहा है। अ, भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी। अ, अमेरिका में हमने देखा अभी पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में, और कई और भी देशों में कई वीडियो हमने देखे तो सब जगह जो है लोगों में एक गजब का उत्साह है। और जो है पूरा राममय हो रहा है देश, तो बढ़िया है। हाँ, हमारे यहाँ भी पवन जी, मैंने शायद बताया हो आपको। एक दिन मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप पे रैंडमली कि हमारे यहाँ चावल आए हैं राम मंदिर से, हम्म। तो हाँ हाँ इनविटेशन हाँ है, और जो आना हाँ। लेना चाहता है कल आ जाए सुबह। सुंदरकांड का पाठ होगा और चावल। तो मैं तो बड़ा हैरान था कि कहाँ से चावल आ गए, कौन गया था अयोध्या। तो मैं गया अगले दिन सुबह, तो करीब 100 सवा 100 लोग थे पहले घंटे में ही। और मैं तो बस। वापस आ गया लौट के। लेकिन वो चलता पूरा आधे दिन का चलता, और लोग आते। नहीं नहीं, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, बहुत फिर इसका उसी प्रभाव दिन और उसी इसका दिन ये शाम को बहुत एक बड़ा और काम मैसेज है। आया एक और दोस्त के यहाँ से कि हम अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ रख रहे हैं। सडनली मुझे लगा हर जगह सुंदरकांड भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो और फिर ये गाड़ी की रैली भी निकली अटलांटा में। मैं तो गया नहीं उसमें, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी पे झंडे लगा के रैली निकाली। तो आज वो अफ्रीका से भी एक आया इसी तरह का। कौन सी जगह से, युगांडा या कहाँ से, बहुत बड़ी रैली निकली है। अच्छा। हाँ। तो देखिए, ये ये तो इसमें है, बड़ी मतलब जो भयंकर उत्साह है। बहुत उत्साह है। और देखिए इसमें जो खास बातें है ना कि राम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। अरे राम का तो कितना विरोध हो रहा है। कहाँ विरोध हो रहा है? कौन अरे, कर रहा है विरोध? आप देखिए द वायर देखिए, और आप क्या है वो शबरी, और वो उसको उसका वध किया, और ये तो राम का विरोध तो। सब। ये सबरी के बैर तो खाए थे जो रामचंद्र ने। जो हमारे दलित तंबूक वाला है, कह रहे हैं क्या? दलित चंबुक एक्टिविस्ट है। चंबुक। हाँ, जो वो तो हमारे प्रक्षिप्त है। दलित एक्टिविस्ट हैं, वो तो राम का विरोध खूब करते हैं ना। देखिए उस पे उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो ठीक से उस पे रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो उत्तर रामायण है वो तो बाद में जोड़ा गया है। और इसको कई विद्वानों ने इसको पूरी तरह से सिद्ध किया है। आप पढ़ सकते हैं वो पूरा रिसर्च। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि राम एक जी ने, मर्यादा। सुनिए, वाल्मीकि जी ने जब रामचंद्र जी युद्ध जीत के वापस अयोध्या आ गए और राम राज्य की स्थापना हो गई अयोध्या में, वहीं पे रामायण को खत्म कर दिया था। अच्छा। एक अच्छे नोट पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद की जो जो चीजें हैं वो तो बाद में जोड़ी गई हैं। अब वो बैठता भी नहीं है। अब पहले के उसके जो है रामायण के श्लोकों के साथ और बाद का उत्तर रामायण के श्लोकों के साथ आप टेक्निकली देखेंगे तो वो साफ पता चलता है कि ये दो आदमी का काम है। बिल्कुल। तो संबूक वाली चीज और सीता का जो वनवास है, ये दो घटनाएं जो है पूरी तरह से काल्पनिक है। मेरा इसमें बहुत वो नहीं है, ना इसमें दखल है, ना इसमें मैं इतिहास को अलग तरह से देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हुआ उससे भारत के आज के मानस पे, या जो विश्व की घटनाएं घट रही हैं या घटेंगी, ये भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगी, आज कैसे उसका प्रभाव हो रहा है, ये मेरे लिए, मुझे बहुत उद्वेलित कर रहा है। और मुझे लगता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ी एकेडमिक बात हो जाएगी। और ये जो अपन अपन इस पे थोड़ा सोचें या बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि ये जो जो भी कुछ हुआ, और ये आज से नहीं, ये लेट्स से 92 से ही माना जाए इसको, कि जब से वो विवादित ढांचे को गिराया गया, उससे लेकर के और अब ये राम मंदिर बना है इतना विशाल और विराट,
और जिस तरह की भीड़ वहां आ रही है, लोग वहां आ रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो अपनी जगह हो रहे हैं, है ना। बहुत लोग उसको अलग अलग तरह से देख रहे हैं, लेकिन लेट हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ये क्या ये कोई एनर्जी को स्फुरित करेगा, या कुछ इग्नाइट करेगा, या कर रहा है ऑलरेडी, कर ही रहा है वो जो तो। कि हाँ। जो कि और इसका क्या मतलब, कहाँ तक जा सकती है ये बात, और इसमें क्या हमारे आपके जैसे लोग या और लोग इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रोल हो सकता है, ये थोड़ा हम लोग इसमें दिमाग लगाए, जी क्योंकि बिल्कुल। ये हमारे सामने है। इसको बहुत वो भी अपनी जगह ठीक है कि इतिहास कैसे लिखा जाए या कैसे लिखा जा सकता है, और इतिहास और हिस्ट्री में जो फर्क है वो मुझे काफी स्पष्ट है। लेकिन अभी इस पे थोड़ा लगा है, क्योंकि अभी अभी ये हुआ है और ये ताजा चीज है, और इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या कर सकता है, क्या बिल्कुल। हुआ, क्या है, बड़ी चीज हुई है भाई। यहाँ हाँ, पानी, ये गुलाब आ जाओ, आ जाओ गुलाब, जिसको आप ये बड़ी चीज कह रहे हैं ना, थोड़ा पानी की दे दो। हाँ, जिसको आप बड़ी चीज कह रहे हैं, उसको हम चमत्कार भी कह सकते हैं। कमरे में, इधर होगा या कमरे में। हाँ, जिसको आप बड़ी हाँ, चीज कह रहे हैं कि बड़ी चीज हुई है, उसको हम हाँ। चमत्कार भी कह सकते हैं, इस सेंस में कह हम्म, सकते हैं हम्म, कि हमारे 20 साल पहले हम सोचते थे इम्पॉसिबल है ये होना, हम्म, है ना, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जिसको हमने इम्पॉसिबल मान लिया था, अगर वो हो जाए तो वो चमत्कार जैसा ही है, भले ही वो चमत्कार लिटरल सेंस में नहीं है, लेकिन चमत्कार जैसा ही, अरे ऐसा हो गया, है ना। और इस चमत्कार ने हमको बदल दिया, हम हाँ। जैसे लोग, ये जो हम तुम जैसे कह रहे हो लोगों को। हमको बदल दिया, ये जो तुम कह रहे हो इसको जरा और खोला जाए। हाँ, ये क्या है, ये जो बदल दिया या बदल रहा है, ये क्या है, ये बदलाव, ये क्या है और कैसे हुआ, इस पे थोड़ा हम लोग बात करें। वही वही, जैसे कि मेरे जैसा आदमी सोचता था कि भाई वहां पे तो स्कूल बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, है ना। और मतलब मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मैं सोचता था ऐसा और लड़ता था लोगों से कि वहां तो स्कूल बनना चाहिए, क्या मंदिर मंदिर। लेकिन मुझे लगता नहीं, अच्छा वो मंदिर बन गया। और उस तो ऐसा क्यों हुआ मेरे लिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये चमत्कार जैसा इवेंट है कि ये जो इम्पॉसिबल था होना, वो हो गया। हम्म, और उससे मोदी की क्रेडिबिलिटी बन गई। कि मुझे लगता था कि ये लोग से बातें करते हैं, मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं, इनका मंदिर मंदिर बनाने का ना इनका इरादा है और ना इनकी औकात है, ये भी जानते हैं। लेकिन उसे बना दिया, तो उससे सडनली इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई इनकी, मेरे जैसे आदमी के लिए, हम्म। है ना। तो मुझे ये लगता है ना हर्ष की अ, ये एक भारत का मानस जो है, मैं देखता हूँ, मतलब कल आज मेरी अपने छोटे बेटे से बात हो रही थी, और वो बोल रहा था कि वो स्विट्जरलैंड में पढ़ता है, कि उसने ये महसूस किया है कि इंडियंस जो हैं वो उनमें एक ये वी की फीलिंग बहुत कम है। मतलब अगर दूसरा एक इंडियन पिटा जा रहा है फॉर मतलब गलत रीजन से, तो ये जो इंडियन जो है उसकी मदद के लिए जल्दी से नहीं आता है, जबकि दूसरी कम्युनिटीज में ऐसा नहीं है। वो लोग इकट्ठा होंगे, मतलब अगर एक स्पेशली इफ इट्स अ जस्ट कॉज। पर हमारे यहाँ हम लोग दूसरे के पछड़े में नहीं पड़ेंगे, वो चाहे हमारे ही आदमी हो। तो इस तरह की कुछ बात हम लोग की हो रही थी, तो मैं इसको भी इस चीज से रिलेट करता हूँ कि ये जो सारी कुछ बीमारियां हैं जो हमारे चरित्र में आ गई है, सामूहिक चरित्र में, कोई मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स में बहुत बहुत अच्छे गुण दिखाई दे सकते हैं आपको, लेकिन सामूहिक स्तर पे हम देखते हैं कि एक हमारे में कमजोरियां, हमारे में अपने में विश्वास की कमी, हमारे में छोटी छोटी बेईमानियां करने की प्रवृत्ति, छोटी छोटी चालाकियां करने की, दूसरों को लंगड़ी लगा के खुद आगे बढ़ जाओ, छोटा मोटा झूठ, छोटी सी बात पे, छोटे से स्वार्थ के लिए, आ, और एक तरह का डर, और टू बिलोंग, मतलब हम स्टैंड नहीं ले सकते जब तक कि हमारे साथ 10 लोग और न खड़े हों, या वो पॉपुलर एक कोई इशू नहीं हो जिसमें हमको मालूम है कि और लोग भी जुड़ जाएंगे। हम अगर हमको लगता है ये चीज सही है, पर वो अगर पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, तो वो स्टैंड लेने में हम डरते हैं।
ये जो तमाम तरह की इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये हमारे लोगों में समाई हुई है। और पढ़े लिखों में कुछ ज्यादा है, नकल करने की प्रवृत्ति, अपने को बचाने की प्रवृत्ति। पर जो पढ़ा लिखा नहीं जिसको कहेंगे, या जो साधारण है, उसमें एक तरह का सहमा हुआ वो रहता है, वो अपनी बात को बोलने में झिझकता है, ये सब उसमें दिखाई देता है। तो ये चारित्रिक जो ह्रास है, इसको मुझे तो ये लगता है कि ये जो लंबे समय के गुलामी के पीरियड में हम रहे हैं, उससे ये इसका संबंध है। मुझे ये लगता है, मुझे इसका और कोई एक्सप्लेनेशन दिखाई नहीं देता। और जब मैंने वो नॉयपॉल का वुंडेड सिविलाइजेशन वाला, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन वाली बात जो मुझे ऐसे ही समझ में आती है कि भाई, जब इस्लामिक युग में जब हम जिए, तो हम डर के डेफिनेटली जिए होंगे। द फैक्ट दैट, मतलब सीताराम गोयल के हिसाब से शायद वो 10,000 मंदिरों का आंकड़ा 40, देते हैं कि मंदिर टूटे हैं। क्यों 10,000 का देते हैं 40, ना, 40 हजार। समथिंग लाइक है, 40 हजार। 40,000। हाँ, तो इतने मंदिर यहाँ टूटे, एक भी मंदिर आपको नॉर्थ इंडिया में दिखाई नहीं देता, बड़ा मंदिर। राजस्थान में सारे मंदिर घरों के अंदर छुपे हुए बैठे हैं। और ये जो इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद यहाँ पे है, वो तो उसमें से 95%, 90% कन्वर्टेड है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब ये कन्वर्जन हुआ होगा, इन पे जजिया कर लगा होगा, इनको तीर्थ जाने में पैसे देने पड़ते हैं, इसको अपने रोजमर्रा के जिंदगी के जीने के लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जजिया के नाम पे, ये सारा जो कुछ हुआ और फोर्स कन्वर्जन हुआ, कुछ अपने आप भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% फोर्स था, देखा देखी भी हुआ होगा। लेकिन मैं इमेजिन कर रहा था जी। कि जब मेरा कन्वर्जन हुआ होगा, तो मैं और मेरे परिवार पे क्या गुजरी होगी। मतलब मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन, जो कि मेरा ऐसा अनुमान है कि वो ज्यादा रूटेड होती हैं पुरुष से, वो ज्यादा धर्म, रीति रिवाज, कर्म कांड से जुड़ी होती हैं कंपैरेटिवली पुरुष के बनस्पत, उन पे क्या गुजरी होगी। और मैं कन्वर्टेड हो गया तो क्या गुजरी होगी। और मैं कन्वर्जन से बच गया तो क्या हुआ होगा मेरे को। तो मैं डरा हुआ रहता कि कहीं कहीं कुछ हो ना जाए, अपने को बचा के रखो। और मैं फिर अपने नेबर के साथ कुछ अत्याचार हो, तो मैं उस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि अगर पड़ूंगा तो लगता है कि मेरे साथ भी कुछ हो जाएगा। तो भाई बच के चलो, ज्यादा ज्यादा इधर उधर के बाहर की दुनिया में ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, अपना काम करो, घर आ जाओ और बच के रहो। तो ये इस तरह की एक, मैं सहम गया हूंगा, मैं डर गया हूंगा, और मैं पेटी हो गया हूं, It's मैं 10 hours. संकुचित हो गया हूं, मुझे ऐसा लगता है। और ये हमारी कलेक्टिव साइकी में घुसा है ये। और आज जो हम देखते हैं, वो उसका उसी का परिणाम है। और फिर देखो, अंग्रेजों के काल में तो हम और भी ज्यादा शर्मसार भी हुए, क्योंकि मुसलमानों में भयभीत हुए, टेरराइज्ड हुए, उसके कारण हम संकुचित हुए। लेकिन अंग्रेजों ने तो हमको ये बोला कि भाई तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुम तो जाहिल हो, गंवार हो, अनसिविलाइज्ड हो, और तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारा सब कुछ बेकार है। उस टाइम हम कन्वर्ट हुए, हमने धर्म बेकार नहीं समझा। हमको कभी ये नहीं लगा कि हम स्पिरिचुअली या इंटेलेक्चुअली मुसलमानों से इंफीरियर हैं। लेकिन अंग्रेजों के काल में तो हम इंफीरियर समझने लगे अपने आप को। बंगाल में तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। आज जो बंगाल की, मैं सोचता हूँ कि बंगाल की किसी को इस पे 10-15 लोगों को बड़ी शोध करनी चाहिए कि बंगाल नाम का जो प्रदेश है, उसके जितने इंटेलेक्चुअल हैं, दे आर ऑल कैलकाटा बेस्ड। ये क्या बात है। क्यों बंगाल में एक भी इंटेलेक्चुअल, एक भी बड़ा पॉलिटिशियन बाहर के बंगाल से नहीं आता, कलकत्ते के छोड़ के बंगाल से नहीं आता, सारे के सारे कलकत्ता बेस्ड कैसे हैं। और कलकत्ता रेस्ट ऑफ बंगाल से इतना कटा हुआ कैसे है, ये किसी और प्रांत में ऐसा नहीं है। और कलकत्ते ने रिलीजन और कल्चर को कितना एकदम काट दिया है। रिलीजन अलग हो गया, कल्चर अलग हो गया, जो सेक्युलरिज्म करता है। इसकी स्टडी होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों का प्रभाव इतना था, सबसे पहले आया, इसलिए वहां पे ऐसा हुआ।
और ये ही कमोबेश हमारे पढ़े लिखे वर्ग में ये धीरे धीरे फैला है। तो हम एक तरफ वो भय भय मुसलमानों का राज में, और फिर ये शर्मसार हुए अंग्रेजों के राज में, भय बरकरार रहा। इसका परिणाम है ये चारित्रिक दोष जो हमारे में आया है, वो इसका परिणाम है। और मुझे उसमें ये लगता है कि ये जो घटना घटी है 22 तारीख को, इसने एक तरह से उस क्या कहें, वो जो एक एक बंधे हुए थे ना हम, जिसमें हमने स्वीकार कर लिया था कि अब यही तो नॉर्मल है, यही नॉर्मल है, ऐसे ही जीना नॉर्मल है, ये डर के सहम के, और ये नॉर्मल है। जैसे कोई बीमार आदमी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हो और वो मान ले कि ये नॉर्मल मेरी स्थिति है, और सडनली उसको लगे कि नहीं भाई ये नॉर्मल नहीं है, मैं ठीक हो सकता हूं, एंड पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि 22 तारीख की घटना ने किया है। मैं सिर्फ 22 तारीख एक माइलस्टोन है उसमें, मतलब इसकी प्रक्रिया चल रही है। मैं ये नहीं मानता कि बाईस बाईस बहुत बड़ी चीज हुई है, लेकिन उसके पहले भी ये जो नेताजी को वहां पे इंडिया गेट में इंस्टॉल करना, या उसके सड़क का नाम राजपथ से बदल के कर्तव्य पथ करना, ये लोग उसकी मजाक उड़ा सकते हैं, छोटी चीज मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बड़ी चीजें हुई। इवन और पार्लियामेंट ये बिल्डिंग, है, नई पार्लियामेंट, मतलब पुरानी हाँ, पार्लियामेंट। हाँ। हाँ, ये सारी चीजें इस तरफ ले जा रही है, लेकिन ये एक मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ही मजबूत, मतलब इन द फेस काइंड ऑफ अ चीज हुई है। और इससे हमारे साधारण में और हमारे पढ़े लिखे समाज में भी एक वर्ग को, जिसमें हम तीन लोगों को मैं शामिल कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूं कि हम हमारे ये जो एलीट क्लास है हिंदुस्तान का, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये एलीट क्लास यूनिक है। मैं जब नजर दौड़ाता हूँ दुनिया के किसी भी देश का एलीट हमारे एलीट से एक मामले में बिल्कुल अलग है। हमारा एलीट जितना अपने बहुसंख्य समाज से कटा हुआ है, उतना किसी और देश का एलीट कटा हुआ नहीं। हम भाषा से कटे हुए हैं, हम सोच से कट गए। हम जिस तरह से परसीव करते हैं चीजों को, और साधारण जिस तरह से परसीव करता है, साधारण जैसे गंगा को देखता है, हम जैसे गंगा को देखते हैं। साधारण जैसे मंदिर को देखता है, हम जैसे मंदिर को देखते हैं। साधारण जैसे हिमालय को देखता है, हम जैसे पहाड़ को देखते हैं या हिमालय को देखते हैं। साधारण जैसे दूसरे व्यक्ति को देखता है, अपने पड़ोसी को देखता है, अपने मित्र को देखता है, हम जैसे देखते हैं। उसमें जमीन आसमान का, मतलब वो ये आर्टिकुलेट नहीं होता है, लेकिन मैं इसको बहुत डीपली महसूस करता हूँ कि हमारे वैल्यू सिस्टम्स और उनके वैल्यू सिस्टम्स में बहुत बड़ा फर्क हो गया। हमारे दृष्टि में, उसकी दृष्टि में बहुत बड़ा फर्क, मतलब वी आर कंप्लीटली एलियनेटेड। आज मैंने नया शब्द सुना, डी रैसिनेटेड फ्रॉम दैट, मतलब हम एकदम रूटलेस हो गए। वो लोग नहीं है, वो लोग जुड़े हुए हैं। ये किसी भी और देश में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भूटान में नहीं है, एशिया के किसी और देश में नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है, ये यूरोप में नहीं है, कहीं नहीं, साउथ अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, हमारे यहाँ है। कि हम इतने एलियनेटेड हैं, हमारा कोई संबंध ही नहीं रह गया साधारण के साथ। लेकिन इस पढ़े लिखे वर्ग में हमारे ये हम तीन लोग और हमारे जैसे और लाखों लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उस साधारण से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं किस कारण से जुड़े हैं उसके लिए क्रेडिट हम नहीं ले सकते। वो जुड़े हैं मेरे बैकग्राउंड की वजह से, मेरी हो सकता है कि हम में से कुछ ओनली फर्स्ट जनरेशन इस एलीट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन बिलोंग कर रहे हैं। बाकी जो एलीट हैं, जो लुटियन टेली वाले हैं, वो 5 7 10 जनरेशन से हम में अभी भी वो पॉसिबिलिटी है कि हम रिकनेक्ट हो जाए। और हमको भी दिख रहा है, हम भले ही उसको स्वीकार करें ना करें, हमारे जैसों को दिख रहा है कि कोई बड़ी चीज हुई है और ये बहुत अच्छी चीज। और जो टोटली कट ऑफ है, वो लोग कंप्लीटली रैटल्ड है आज के दिन। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया। उनको एक अंदर से महसूस हो रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, और उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनकी दुनिया ही बदल जाएगी वो अगर स्वीकार करेंगे। मतलब उनकी दुनिया उनको फिर से इन्वेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने इतने अभ्यस्त हो गए हैं वो दूसरी दुनिया में जीने के,
कि वो इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. सो इट्स अ बिग शॉक फॉर, एंड आई इंक्लूड पॉलिटिशियंस लाइक राहुल गांधी एंड this Congress के most of the Congress and communist people, स्पेशली दीज टू. बाकियों की मैं उतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग फिर भी रूटेड होंगे, समाजवादी लोग फिर भी रूटेड होंगे, लालू की पार्टी के लोग फिर भी रूटेड होंगे, जेडीयू के लोग फिर भी, वो लोग खाली आइडियोलॉजिकली एलियनेटेड है, अदरवाइज दे आर रूटेड. आइडियोलॉजिकली दे आर एलियनेटेड, ममता बनर्जी इंक्लूडेड, कितने भी वो करे. लेकिन ये कांग्रेस जो है, ये इसके 90% लोग, इसकी लीडरशिप इज कंप्लीटली एलियनेटेड, एंड कम्युनिस्ट लीडरशिप इज कंप्लीटली एलियनेटेड. ये दो पार्टीज को मैं अलग करूंगा. बाकी जो है, और आई डोंट नो अबाउट डीएमके सो मच, शायद वो भी, मैं डीएमके के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता. लेकिन ये जो है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एलीट क्लास को, कि ये हो क्या गया. एंड आई होप एंड प्रे कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ना, ये कंटिन्यू करे कम से कम. मतलब उसके बाद तो मोमेंटम पकड़ लेगा, उसके बाद तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन मुझे लगता है ये जो पौधा है ना, वो छोटा है. अभी पौधा तो हो गया, अंकुरित हो गया है, बट पर इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फॉर अ फ्यू मोर इयर्स. आई थिंक 5 to 10 years मोर एटलीस्ट. बट आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में जो, जिस तरह से मैं चीजों को होते हुए देख रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग दीज टेंडेंसीज. Universe is supporting what is happening. It is not because of Modi alone. Modi is an instrument, definitely. Modi and Shah and whatever, ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं, लेकिन ये कर, उस सेंस में उपादान कारण ये नहीं है, वो तो कहीं और से आ रहा है. और वो मुझे बहुत होपफुल लगता है कि वो हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को सपोर्ट कर, ऐसा मुझे लगता इसमें पवन जी मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नया थॉट है, इस पर आप दोनों की कमेंट्स जरूरी हैं। अ, हाँ, मैं 2 मिनट में मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरी बात पूरी सुनिएगा, फिर इस पर कमेंट कीजिएगा। मैं मानता हूँ कि हर समाज में, चाहे वो छोटा समाज हो या बड़ा देश हो, अ, एक एलीट वर्ग होता ही है, एक बहुत नेचुरल समाज का या फॉर्मेशन है ना। बिल्कुल. अब इस एलीट वर्ग का काम क्या होता है? इसका काम मेरे हिसाब से ये होता है, एक तो वो बाकी समाज को गाइड करे, है ना, हम्म, जहाँ समाज के कंफ्यूजन्स हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद करे। या दूसरा, उस समाज को प्रोटेक्ट करे बाहर से, बाहर से हम्म अगर कुछ कुछ भी है ना, उसको प्रोटेक्ट करे। तो हम्म एक एक नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि गांव का जो एलीट है, वो गांव से निकल के बाहर शहर गया है, शहर को समझ के वापस आया है, और अब गांव को समझा रहा है कि भाई शहर का मतलब होता है ये, इन चीजों हम्म से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और हम्म इन चीजों को हमको अपने इम्प्रूव, है ना। तो एक तरह गाइडिंग भी है और प्रोटेक्शन भी है शहर से, हम्म कि गांव का हर आदमी को जरूरत नहीं है शहर जाके देखने की, हम्म या हिंदुस्तान के हर आदमी की जरूरत नहीं जाके देखे वेस्ट क्या है। कुछ हम्म हिंदुस्तान के लोग वेस्ट को जाएं, समझें वेस्ट क्या है, हम्म और वापस आके बताएं हिंदुस्तान के लोगों को, देखो भाई वेस्ट में ऐसा 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 हो रहा है, हम्म दिस इज हाउ वी हैव टू नॉट प्रिपेयर आवर सेल्स और हम्म लर्न वट एवर। अब हम्म हो ये गया है यहाँ पे कि हमारा जो एलीट है, हम्म वो मार्गदर्शक ना बन के वहां का एजेंट बन गया है। हम्म अब वो हमको आके बताता है कि हमको वहां के हिसाब से कैसे हो जाना है, और ये जो एजेंट बन गया है, ये शायद जानबूझ के बना हो, या वो खुद ही एजेंट बन गया है। नहीं नहीं, पर वो बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो. मैं भी यही कह रहा हूँ कि एलीट तो हर जगह है, और एलीट हर जगह होता ही है. आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारा एलीट एलीट जो है वो, बिकॉज ऑफ दिस 1000 years ऑफ स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, हमारा एलीट, और अंग्रेजों, खासकर अंग्रेजों की वजह से ये हो गया कि उसने उसने वो एलीट वर्ग को बिलोंग करने के लिए उसने ऐसा मान लिया कि हमको अपने साधारण से कंप्लीटली एलियनेट हो, और उसने एलियनेट हो गया. और उसकी पराकाष्ठा आप देखेंगे नेहरू में. हाँ, नेहरू रिप्रेजेंट्स दैट एलियनेशन कंप्लीट. मतलब धर्मपाल जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से कभी कभी अंडरलाइन करते थे. वो बोलते थे, देखो ये जब लोगों की बात करता है तो बोलता था टीमिंग मिलियंस. दैट इज हाउ ही सीज द ऑर्डिनरी इंडियन. टीमिंग, भीड़ है भाई, और उससे ज्यादा कुछ नहीं. एंड दैट इज हाउ आवर एलीट हैज ट्रीटेड द ऑर्डिनरी पीपल.
दे हैव ओनली यूज्ड देम, दे हैव ओनली एक्सप्लॉइटेड देम। इलेक्शन में उनका वोट ले और उसके बाद उनकी परवाह नहीं करनी है। उसकी क्या जरूरत है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। इट इज बेटर दैट दे, मतलब वो अगर नहीं रहते तो और अच्छा होता। इस तरह का तिरस्कार ही है उनके लिए। ये कहीं और नहीं है, ये भारत में रहा। और इसका मैं इसको इतिहास से जोड़ता हूं, अपनी हिस्ट्री से जोड़ता हूं, ये 1000 साल की हिस्ट्री से। अब जो है ये पहली बार देखो, ये जो एक और चीज सोचने की है कि अब आप कितना भी मोदी को नापसंद करें, शाह को नापसंद करें वगैरह वगैरह, पर ये पहली बार हुआ है कि जो हमारा एलीट, ये जो आई मीन सत्ता में जो लोग आए हैं, वो लोग उस ऑर्डिनरी क्लास को बिलोंग करते हैं। पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। ये जो है ये कभी आज तक नहीं हुआ। वाजपेयी जी भी एलीट ही थे। उसमें थोड़े बहुत प्रयोग डॉक्टर लोहिया ने किए थे कि उस आइडियोलॉजी को, समाजवाद की आइडियोलॉजी को उसका भारतीयकरण कैसे किया जाए, लेकिन पूरी तरह उसमें सफल नहीं हुए। वो प्रयोग बहुत सारे किए उन्होंने, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं यहाँ इतना कहूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात हो सकती है, कि उनमें भी थी वो सेल्फ कॉन्शियसनेस कि मैं, मतलब उन्होंने एक किताब, लेक्चर दिया बहुत बढ़िया, राम कृष्ण और शिव, पर आप उसको पढ़िए, उसमें ही सेल्फ कॉन्शियस, वो भक्ति से दूर रहते हैं, भक्ति वाली बात नहीं लाते, अपने को दूर रखते हैं। वो लोगों की बात करते हैं कि लोग हमारे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, जैसे लोगों को एक तटस्थ भाव से एनालाइज कर रहे हैं, कौन राम भक्त है, कौन कृष्ण भक्त है, कौन शिव भक्त है, और फिर उसकी एक तरह से कौन कैसे वोट करता है, कौन सा प्रदेश कैसे वोट करता है, ये सब बहुत अच्छी सुंदर एनालिसिस है। लेकिन वो अपने को उससे दूर रख करके बात कर रहे हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये जो है दिस, अभी जो सत्ता में लोग आए ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है उस मामले में। मोदी दंडवत प्रणाम करते हैं जाकर के राम मंदिर में। ये जो है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उसको, आई एम नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द इंडियन, जो ये बीमार हमारी साइकी रही है इतने दिनों तक, उसकी स्वस्थता उसमें मुझे दिखाई देती है जब 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 मोदी जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है कि पहली बार इसने एक ताकत दी है हमारे लोगों को कि हम ऐसा कर सकते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग मंदिर में जाकर के उसको कैसे बिहेव करना है ये भी वो भूल गया है। वो ऑकवर्ड फील करता है, वो कोई भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने में ऑकवर्ड फील करता है। मैं अपने अनुभव से ये बात तुमको कह रहा हूं। इसलिए जब मोदी वहां पे लेटते हैं और श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ताकत देता है उस बड़े वर्ग को, जो कि अभी तक झिझकता था ये सब, ये इस चीज, इन चीजों से। लेकिन ये जो 18 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के लड़कियां होंगे, उनमें ये बहुत बड़ा इसका असर जाएगा, ऐसा मैं मानता बिल्कुल। हूं। और ये बिल्कुल, ये श्रेष्ठ वर्ग का मतलब ही, श्रेष्ठी वर्ग का मतलब, उनका एक कर्तव्य है कि वो दिशा दें अपने बाकी के लोगों को, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको उनको बताएं कि चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे उसका सामना करना है। लेकिन हमारे यहाँ ये तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो हमेशा ये कहा गया तुम फुहड़ हो, तुम बेवकूफ हो, और तुम बदलो, और तुम हमारे जैसे हो, तब जाकर तुम ठीक हो। नहीं, यही तो किया हमारे सिलेबस ने, यही किया हमारी पढ़ाई लिखाई ने, यही किया है, ये एनसीईआरटी के सिलेबस ने यही काम किया है, और क्या काम किया है। मैं जानता हूं, मैं वो बातें अभी नहीं बोलूंगा, पर मैं जानता हूं जो 2005 में एनसीएफ 2005 जो ये बड़ा उसका वो हुआ था, उसके पूरी प्रक्रिया में किस तरह के लोग उसमें थे और उनका क्या मकसद था, ये मैं बहुत क्लोजली जानता हूं। ये कृष्ण कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने उसमें क्या उन्होंने पॉलिटिक्स खेली है, ये भी, और ये अभी तक बीजेपी को समझ में नहीं आया है। तो ये इन्होंने जो शिक्षा में जो काम किया है, उसकी आत्मा तक अभी नहीं पहुंचे। ये ऊपर ऊपर का इलाज कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक उसकी आत्मा में आप जाकर के वहां पे संस्कारित नहीं करेंगे उसको, तब तक ये नहीं होने वाला। वो अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा प्रोसेस शुरू हुआ है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। मैं अभी अरुणाचल गया था 2 महीने 3 महीने पहले। अ, और वहां पे एक बुगुन बुगुन समाज है, इनके 11 गांव है। तो अरुणाचल में अभी भी सिस्टम ये है कि एक गांव बूढ़ा होता है, गांव बूढ़ा मतलब गांव का एल्डर। तो बुगुन समाज से गांव बूढ़े से मिले थे हम लोग।
अब उस आदमी में यही चिंता है कि मेरे समाज का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे समाज के जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब उसका जो पूरा बातचीत था यही था कि मुझे अपने समाज को गाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, गाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है। ऐसी मैंने कर्नाटक में देखा, ये भेड़ वाले हैं, इनका जो इनके जो बड़े लोग हैं वो लगातार इसी पे चिंता कर रहे हैं कि हमको भेड़ को प्रोटेक्ट करना है और अपने यंग लड़के लड़कियों को गाइड करना है। मतलब इनकी यही बातें होती हैं और कुछ इनकी बात ही नहीं होती है, यही बातें करते रहते हैं ये लोग। हम्म, तो इसलिए मुझे ये लगा कि एलीट तो वो होता है जो कि अपने समाज को प्रोटेक्ट करे और गाइड करे। और आज का एलीट तो जिसको आप कह रहे हैं वो तो एजेंट बन गया है किसी और एकदम का। एकदम। हाँ, एजेंट भी है, और वो एक्चुअली देखो तो वो डीप डाउन इंफीरियोरिटी से सफर करता है। ही किसी हैज नो कॉन्फिडेंस, एंड नो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम, क्योंकि उसके रूट ही नहीं है, उसकी जड़ें ही नहीं है। तो जड़ें नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता है। फॉल्स कॉन्फिडेंस है वो जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज मोर एरोगेंस कमिंग आउट ऑफ इमिटेशन। है ना, आप इमिटेट अच्छा कर लेते हैं, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, बट दैट इज, उसकी कोई जड़ें ही नहीं है। इसलिए वो बहुत डरे हुए सकुचाए हुए लोग हैं, हमारा एलिट जो है, उसमें रियल कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस डिराइव होता है क्योंकि ही गेट्स, वो जो उसको जो क्या कहते हैं, अप्रूवल जो मिलता है, वो वेस्ट से मिलता है या वेस्टर्न वेज से मिलता है। इसलिए वो खुश है, और क्योंकि वो उसी रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में रहता है, इसलिए उसकी चल जाती है। लेकिन जैसे ही वो जो बबल है वो बर्स्ट होगा, और हो रहा है, तो उसकी उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे। और आप डोंट फॉरगेट कि अमेरिका एंड यूरोप बोथ आर लूजिंग पावर या वेरी रैपिडली। या तो वो जब उनकी शक्ति कम होगी, तो इस अप्रूवल का भी कुछ क्या कर लेगा वो, इस अप्रूवल का। वो तो खुद, इसके बाद जब उनका शक्ति कम होगी, तो उनका विद्रूप रूप निकलेगा। अभी तो उनका जैसे, आपके पास जब पैसा आ जाता है तो आपका रंग रोगन भी ठीक हो जाता है, आपका मेकअप भी बढ़िया हो जाता है, आपकी स्टाइल भी आ जाती है, आप थोड़े जेनरस भी हो जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। हमारे यहाँ है ना वो लक्ष्मी जी की आरती है कि जब तुम आती सब कुछ आता, हाँ। है ना। तो ये वही वेस्ट में हुआ है। उनको इतना सब माल मिला हुआ है कि वो बढ़िया बन गए, वो अब सब दातार भी हैं, जेनरस भी है, एड भी करते हैं, और आपको ज्ञान भी देते हैं। जब उनको ये जो अ, गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, और जब अभाव में जीने की जब उनकी नौबत आएगी, तब उनका आप असली चेहरा देखेंगे। जैसे शूर्पणखा की जब नाक कटी, तो फिर उसका असली चेहरा जो सामने आया, वो वेस्ट का जब आएगा तब देखिएगा मजा, तो तब आएगा। ये बहुत ये इंटरेस्टिंग। वेस्ट हैज नो, दे आर द मोस्ट वायलेंट रेस। दुनिया में जितनी गड़बड़ हुई है, इसमें हम तो आज भी बोलते हैं, इसमें हम लोग मानते हैं कि ये मुसलमानों ने किया। मुसलमानों तो एक तरह से वो भी विक्टिम ही रहे हैं वेस्ट के। वेस्ट ने सबको मैनिपुलेट किया, हर एक को मैनिपुलेट किया, हर जगह गड़बड़ की है। जड़ में जाओगे तो वही दिखाई देंगे। तो इनकी तो बैंड बजनी है, वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये तो होना ही। और जब वो होगा तो आप देखेंगे इसका असली रूप हो क्या होगा, और फिर अपने एलिट को देखिएगा कि इनका क्या हो। इनके माँ बाप नहीं रहेंगे, जाने की जगह नहीं रहेगी इनकी कहीं। हाँ पवन, आप भी एलीट हैं, है ना? नहीं, हम तो भाई बिल्कुल एलिट नहीं हैं, है नहीं ना। है, तो इसमें से मैं एक अच्छे अरे से क्या कर रहा बात हूँ। करते हो, पीएचडी कर ली अमेरिका में बैठ के, हाँ, नहीं ये उसके बाद आईआईटी भी में घुस गए, भाई, आईआईटी से निकल गए, और क्या एलीट होता है? एलीट भाई को तो देखिए, सारी क्वालिफिकेशन है एलीट की। अब वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन हम तो भाई अभी भी रामायण और महाभारत के युग में जी रहे हैं, तो बहुत ही पिछड़े हैं। और पर आपने जो एक बात कही एलिट वाली, उससे हमको एक कहानी याद आई। ये शायद हितोपदेश में एक कहानी आती है, तो बड़ा बड़ी बढ़िया कहानी है। तो कहानी ये है कि भाई एक एक साधु था। तो वो हर दिन उसको जो भी भिक्षा जो मिलती थी, अन्न वगैरह, तो उसको अपने झोले में करके एक खूंटी पे टांग देता था। तो उसने ये देखा कि भाई, कुछ दिनों से देखा कि एक चूहा जो है
वो मतलब उछल उछल के, और काफी ऊंचाई थी फिर भी वो वहां तक पहुंच जाता था, और उसको जो है अन्न को खाने की कोशिश करता था। तो फिर साधु ने सोचा कि इस चूहे के अंदर जो है इतना हिम्मत कहाँ से आ रही है, इतनी ताकत कहाँ से आ रही है कि इतना ऊपर तक उछल जा रहा है। तो फिर जो है वो एक दिन छुप के देखा, और फिर उसका पीछा किया चूहे का, और उसके बिल तक गया। तो उसने जब बिल को खोदा, तो उसके अंदर जो है कुछ सोना पड़ा हुआ था। तो खैर, तो इसका मतलब कहानी का शीर्षक है धनमेव बलम लोके। तो वो जो पैसा जो उसके पास जो जो आ गया था, उससे वो जो है उछल के कूद वहां रहा। तक वो कर रहा था, है ना। तो अपना जो एलीट है उनकी भी यही हालत है, ठीक है, इनमें खुद में कोई दम नहीं है। इनका जो आपने वो जो पैसा है, अ, अ, और जो नौकरी का है, वो छीन लो। रिकॉग्निशन तो खैर एक सेकेंडरी चीज है। तो फिर आप देख लीजिए इनकी हालत। अभी एक इंटरव्यू आया पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं, बिहार से हम्म। आते हैं और अभी रिसेंटली काफी फेमस हुए हैं। तो उनका एक इंटरव्यू आया। तो पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि जब भी फिल्म की कास्टिंग होती है तो बहुत स्टीरियोटिपिकल होती है ना। रिच गाय, रिच वुमन, पुअर पुअर गाय, पुअर गर्ल, इस तरह से शक्ल देख के बुला लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये बॉलीवुड वालों को अपनी फिल्म में किसी रिच गाय को कास्ट करना हो तो कभी भी मुकेश अंबानी को कास्ट नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो रिच लगता ही नहीं है। हाँ 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 उसके हाव भाव से, बोलचाल से रिच नहीं लगता है वो। बट ही इज द रिचेस्ट इन द कंट्री। हाँ, ठीक बात है। बहुत बढ़िया बात बोली उसने। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ, ये बहुत सटल है। यू नो, आपको हिंदुस्तान में एलीट बिलोंग करने के लिए आपको सिर्फ पैसा काफी नहीं है, भाषा है, आइडियोलॉजी है, आपके विचार हैं। आपके विचार साधारण से जुदा होने चाहिए। आपके विचार जो है वो, आप अगर गंगा स्नान करते हैं तो आप एलीट नहीं हो सकते। बात ये चलिए एक है, इसलिए तुम भी क्वालिफाई कर सकते हो नॉन एलीट में। लेकिन एक एक सवाल एक सवाल मन में आया है। डर तो नहीं, देखिए एक एक तो चीज हुई है कि भाई, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ा ध्यान देने की बात है कि हिंदुओं में जो है ए, अपने धर्म से रिलेटेड कोई पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे डालने में उनको डर लगता था। हाँ हाँ ये हाँ देखा मैंने। अगर हाँ अपनी डीपी जो है अपने देवी देवताओं के चित्र के वो बनाने में डर लगता था उनको, हाँ 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 या चार लोग बैठे हैं तो हाँ, इस तरह की बात करने में डर लगता था। बिल्कुल। भाई हाँ हाँ, उसमें इतनी कमी आई है कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं। जो है बहुत अभी बहुत सब लोग बिल्कुल। खुल के हाँ, निडर ये होके जो है सब कर एकदम रहे हैं।